नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपने साइंस से रिलेटेड होने वाली है। साइंस में जो अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, जिसमें अपन पाचन तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, जो कि आमाशय में जो भोजन रहता है दोस्तों वो किस रूप में पाया जाता है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। आमाशय को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्टमक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आमाशय में जो भोजन रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है, कायम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कायम के नाम से। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कायम। आमाशय के अंतर्गत भोजन किस रूप में पाया जाता है, कायम के अंतर्गत। बाकी जो मुख्य अंतर्गत जो लार लार सहित जो भोजन बन रहता है दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं, बोलस के नाम से। ठीक है, मुख्य अंतर्गत भोजन किस नाम से जाना जाता है, बोलस, और आमाशय में कायम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आमाशय का वह कौन सा भाग है जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। तो आमाशय के दोस्तों तीन भाग हैं, वो कौन कौन से हैं, पाइलोरस, कार्डिया और एक फंडस। फंडस, पाइलोरस और कार्डिया। तो यहाँ पे दोस्तों तीन भाग है आमाशय के। इनमें से एक पाइलोरस जो कि आमाशय का छोटी आंत से जुड़ा रहता है, ये भाग। ठीक है, पाइलोरस। अगला क्वेश्चन देखिए। आमाशय में कौन सी ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स पाई जाती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आमाशय के अंतर्गत कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपनी जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, आमाशय के अंतर्गत कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए। आमाशय की जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी कोशिका है जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है। यहाँ पे दोस्तों आमाशय के अंतर्गत HCl जो अम्ल है दोस्तों, इसको स्रावित करने वाली कौन सी कोशिका हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीनेटिक। ऑक्सीनेटिक जो कोशिका है दोस्तों, जो कि आमाशय के अंदर किस चीज़ का स्रावित करती है, HCl का स्रावित करना। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए। आमाशय की जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में वो कौन सी कोशिका है जो कि चीफ सेल यानी कि मुख्य कोशिका के रूप में जानी जाती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटिक सेल। ठीक है, हेपेटिक सेल जो कि चीफ मुख्य कोशिका के नाम से जानी जाती है, चीफ सेल या मुख्य कोशिका के रूप में आमाशय के अंदर जानी जाती है, हेपेटिक सेल। अगला क्वेश्चन देखिए। HCl का पीएच मान कितना होता है। तो HCl का पीएच मान की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 से लेकर 1.8 के बीच में HCl का पीएच मान होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि आमाशय की ऑक्सीनेटिक सेल के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर दोस्तों किसे कहते हैं, यानी कि जो यकृत का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ लीवर, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेपेथोलॉजी। ठीक है, क्या किस नाम से जाना जाता है, हेपेथोलॉजी। यकृत का अध्ययन यानी कि लीवर का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, हेपेथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है। लीवर के आंतरिक कोशिका को क्या कहते हैं दोस्तों। लीवर की जो आंतरिक कोशिका इसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेप्टिक सेल। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो दोस्तों त्वचा है। ठीक है, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये यकृत है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। लेकिन सबसे बड़ा अंग की बात करें तो यहाँ पे त्वचा होगा। ठीक है, स्किन। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मानव शरीर के सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है उनमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, यकृत। ठीक है, जो कि लगभग 1.5 किलो से अबव होता है। ठीक है, 1.5 किलो से लेकर 1.25 किलो के लगभग होता है दोस्तों यकृत का वजन, वेट। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो बहिस्रावी ग्रंथि वो कौन सी हो जाएगी। तो वो ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, यकृत, लीवर। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसी ग्रंथि ग्लैंड जिनसे एंजाइम या रस स्रावित होता है क्या कहलाती है। एंजाइम या रस स्रावित होता है दोस्तों, ऐसी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक मतलब कि
एक्सोकॉर्निक यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ जिनसे मतलब कि एक तो एंजाइम एक रस स्रावित होता है वो क्या कहलाती है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। बाकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती है। बाकी बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो दोस्तों एक तो एंजाइम और एक रस स्रावित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोकॉर्निक ग्लैंड। ऐसी ग्रंथियाँ ग्लैंड जिनसे हार्मोन स्रावित होते हो क्या कहलाती है, तो यहाँ पे आ गया वापस, तो ये हो जाएगी एंडोकॉर्निक ग्लैंड, ठीक है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। हार्मोन स्रावित करने वाली एंडोकॉर्निक यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बाकी एक्सोकॉर्निक यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो कि एंजाइम और रस स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत में वह कौन सा प्रोटीन बनता है, यकृत में वह कौन सा प्रोटीन बनता है जो रक्त वाहिनी में थक्का बनने से रोकता है दोस्तों। रक्त, ये यकृत है, यकृत के अंदर का दोस्तों फेट के अंदर का जो मतलब कि विलेय जो विटामिन्स होते हैं वो मतलब कि कौन सा एक विटामिन है जो कि मतलब कि एक प्रोटीन है जो कि रक्त वाहिनी में रक्त का थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। यकृत में वो कौन सा प्रोटीन है जो कि यक रक्त वाहिनी के अंतर्गत रक्त का थक्का बनने से रोकता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है दोस्तों, हिपेरिन नामक प्रोटीन रक्त वाहिनी के अंतर्गत रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं। बाकी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन है दोस्तों, ये भी एक रक्त को थक्का बनने से रोकते हैं, लेकिन ये मतलब कि रक्त वाहिनी के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, ये बाहर कार्य करते हैं। लेकिन हिपेरिन है जो कि ये कि किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, ये हिपेरिन प्रोटीन जो कि रक्त वाहिनी के अंतर्गत कार्य करती है, रक्त का थक्का बनने से रोकती है, ठीक है। ये इसका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत के अंतर्गत, ठीक है, लीवर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों। एक तो होता है यूरिया, एक होता है दोस्तों यूरिन, ठीक है। यूरिया, यूरिया मतलब कि कहाँ पे निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत के अंतर्गत, ठीक है। बाकी यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, तो मूत्र के निर्माण की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे होता है, गुर्दा यानी कि किडनी में निर्माण होता है, ठीक है। यूरिया कहाँ पे, यकृत में यानी कि लिवर में। बाकी यूरिन यानी कि जो मूत्र होता है वो कहाँ पे बनता है, गुर्दा के अंतर्गत यानी कि किडनी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में मूत्र यानी कि यूरिन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये आ गया अपने क्वेश्चन, गुर्दा हो जाएगा यहाँ पे, किडनी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों संग्रहित रहता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों, ठीक है। और ग्लाइकोजन यानी कि ग्लाइकोजन का जो अंतिम पाचन रूप वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है, ठीक है। अंतिम जो ग्लाइकोजन का पाचन रूप वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है, सॉरी, ठीक है, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन किस नाम से जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट के नाम से, जो कि कहाँ पे संग्रहित रहता है दोस्तों, ये अपने लीवर के अंतर्गत यानी कि यकृत के अंतर्गत संग्रहित रहता है, यानी कि वसा भी वहाँ पे संग्रहित रहती यकृत के अंतर्गत, और कार्बोहाइड्रेट भी दोस्तों यकृत के अंदर संग्रहित रहता है। विषाक्त तत्व यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट के प्रभाव को कम करने के लिए हमारे शरीर में किस अंग द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया की जाती है। विषाक्त जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों, विषाक्त एलिमेंट यानी कि टॉक्सिक जो एलिमेंट होते हैं उनके प्रभाव को कम करने के लिए हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, यकृत के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर यानी कि यकृत के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है, जो कि जो विषाक्त जो तत्व होते हैं यानी कि टॉक्सिक जो एलिमेंट होते हैं उनको प्रभाव को कम करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, यकृत के द्वारा, ठीक है, लीवर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पितरस जिसको अपन बाइल जूस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, पितरस का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यह दोस्तों यकृत के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। और पितरस का निर्माण कितना होता है एक दिन में, तो एक दिन के अंतर्गत 700 से 700 ml के बीच में पितरस का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है, ml। पितरस इनमें से दोस्तों किसका पाचन करता है, तो पितरस दोस्तों यहाँ पे किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, ठीक है। पितरस किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और दोस्तों मतलब कि पितरस का अधिक स्राव हो
पित्तरस अगर अधिक स्रावित हो जाता है तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है, पीलिया रोग हो जाता है। और पित्तरस दोस्तों मतलब कि कहाँ पे? यकृत के अंतर्गत बनता है और पित्ताशय के अंदर संग्रहित रहता है, ठीक है। यकृत के अंदर बनता है और पित्ताशय के अंदर संग्रहित रहता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तरस बाइल जूस का भंडारण कहाँ पे होता है? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पित्तरस का जो भंडारण है दोस्तों, ये स्टोरेज कहाँ पे होता है? ये गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्ताशय गाल ब्लैडर से किस नली के द्वारा पित्तरस से छोटी आंत तक पहुँचता है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइल डक्ट के द्वारा, ठीक है। जो पित्ताशय वाहिनी है दोस्तों, पित्ताशय वाहिनी जो कि बाइल डक्ट के नाम से जानी जाती है, इसके द्वारा मतलब कि पित्तरस छोटी आंत में जुड़ता है दोस्तों, ठीक है। वसा का पाचन हो जाने पर वह किस में बदल जाती है? तो वसा का पाचन हो जाने पर दोस्तों किस में बदल जाती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की बात करें दोस्तों, ये ग्लाइकोजन का पाचन रूप है, ठीक है। एमिनो अम्ल की बात करें दोस्तों, ये प्रोटीन का पाचन रूप है। और वसा के पाचन की बात करें दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? ये वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वसा का 95% पाइसीकरण यानी कि इम्यूलिफिकेशन किसके द्वारा होता है? इम्यूल्सिफिकेशन दोस्तों किसके द्वारा होता है वसा का पाइसीकरण? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों पित्तरस के द्वारा 95% दोस्तों पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्तरस के द्वारा, ठीक है। पित्तरस का मतलब पित्तरस के द्वारा पाइसीकरण होता है वसा का। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का भंडारण कक्ष यानी कि स्टोर रूम किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का जो भंडारण कक्ष या स्टोर रूम किसे कहते हैं दोस्तों? यकृत को कहते हैं, ठीक है। यकृत दोस्तों किस किस का भंडारण करता है? वसा का भंडारण करता है, विटामिन्स का भंडारण करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का भंडारण करता है। यानी कि ये एक मानव शरीर का सबसे भंडारण कक्ष यानी कि स्टोर कक्ष कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वो कौन सा ऊतक टिश्यू है जो कि वसा वसा को संग्रहित करता है यानी कि फैट को संग्रहित करता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा अंग है जो कि मतलब कि एक वसा को संग्रहित करता है? तो ये वसीय ऊतक है, ठीक है, फैटी टिश्यू जो कि वसा को संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैट से सोल्यूबल विटामिन कौन से है दोस्तों? तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो इसकी बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक कर दी है। तो विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन के और विटामिन ई, ये जो 4 विटामिन है दोस्तों, सभी के सभी ये वसा के अंतर्गत घुलनशील है। बाकी विटामिन बी और सी ये दोस्तों जल के अंतर्गत घुलनशील है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी और ए, ठीक है, जो कि वसा के अंतर्गत घुलनशील विटामिन है ए, डी, के, ई। अगला क्वेश्चन देखिए, लीवर इनमें से किसका भरपूर स्रोत है दोस्तों? लीवर में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा और विटामिन्स। वसा और विटामिन्स लीवर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और वसा का जो पाइसीकरण 90% 95% दोस्तों पाइसीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पित्तरस के द्वारा, ठीक है। और वसा के अंतर्गत कौन कौन से विटामिन है? ए, डी, के, ई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन लीवर में कितना पित्तरस से बाइल जूस का निर्माण होता है? तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, प्रतिदिन यकृत के अंतर्गत जो पित्तरस है दोस्तों, पित्तरस का कितना निर्माण होता है? तो 700 से 700 ml के बीच में इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तरस बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है? तो एक दोस्तों क्षारीय होता है, ठीक है। क्षारीय होने का मतलब इसका पीएच मान कितना होता है? सॉरी, 7.9 से लेकर 8.5 के बीच में होता है, ठीक है। पितरस का पीएच मान कितना होता है? 7.9 से लेकर 8.5 के बीच में होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करता है? तो पाचन एंजाइम का स्रावन कौन सा मतलब कि अंग नहीं करता है? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो यकृत है दोस्तों, किसी भी पाचन एंजाइम को स्रावित नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा नहीं है?
अग्नाशय से निकलने वाला कौन सा एंजाइम नहीं है इनमें से दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? माल्टोज, जो कि पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से नहीं निकलने वाला एंजाइम है दोस्तों। बाकी लाइपेज है जो कि अग्नाशय से निकलता है। एमाइलेस है, ये भी दोस्तों पेनक्रियाज से निकलता है। ट्रिप्सिन है दोस्तों, ये भी एक अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन दोस्तों प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेस दोस्तों किसका पाचन करता है? ये एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? माल्टोज है जो कि अग्नाशय का पाचन रस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।